बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। लाहौर और इस्लामाबाद के मौसम की तरह सियासी मौसम भी अबरालूद है, मतलब अबरालूद है इसलिए क्योंकि एक तरफ एहतजाज है, वो एहतजाज जो कि आपने आज देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। एहतजाज की कॉल भी दे रखी थी उस धांधली के खिलाफ या उस धांधले के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि 2024 के इलेक्शंस के अंदर किया गया है। इंतखाबी उज़्ज़दारियाँ अपनी जगह, कानूनी मराहिल अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि IMF 30% नशस्तों का ऑडिट करे। दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि सड़क को गरमाए रखें। तीसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर बाकायदा तौर पर रियासत के इदारों को ललकारा जाए और ये कहा जाए कि अगर आपने रेड लाइन लगा रखी है तो जहन में रखिए कि जिन्होंने रेड लाइन लगाई है उनके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। साथ ही साथ असद कैसर साहब पार्लियामान से बाहर निकलकर फरमाते हैं कि सबको पता है धांधली किसने की। अब देखा जाए तो ये लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हो नहीं सकती। जाहिर है निशाना इसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है और एस्टैब्लिशमेंट पर ही तमाम तर ताने कसे जा रहे हैं और तमाम तर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह का इंतखाब हुआ उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए रियासती जबर का इस्तेमाल किया गया, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और एक पार्टी को जितवाया गया, किसी का हक मारा गया। कल पार्लियामान के अंदर वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा और इन ऑल प्रोबेबिलिटी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर मुंतखब कर लिए जाएंगे। लेकिन जनाब उमर अयूब साहब ये फरमाते हैं कि मैं शहबाज शरीफ को कभी भी मुबारकबाद नहीं दूंगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गासिब हैं। वो किसी का हक मार कर यहाँ पर आए हैं, उनकी अपनी पार्टी किसी का हक मार कर यहाँ तक आई है। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी मईशत जो कि बदकिस्मती से लड़खड़ा रही है, एक ऐसा माहौल जिसके अंदर पोलराइजेशन उरूज पर है, एक ऐसा सूबा जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक इलेक्टेड वज़ीर आला मौजूद हैं जो कि हॉस्टाइल होंगे वफाक की तरफ और शायद वफाक हॉस्टाइल होगा उनकी तरफ। और देखना यह है कि ऐसे माहौल में पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम कैसे हासिल करेगा, मुआशी तरक्की कैसे कर पाएगा। जो बयानबाजी की गई या जो तकारीर की जा रही हैं पार्लियामान के अंदर, अगर कोई ये कहे कि ये सिर्फ लफाजी है या वक्ती कार्रवाई है तो शायद हम ओवर सिंपलिस्टिक व्यू लेंगे तमाम तर सूरत हाल का। अब चाहे जनाब आमिर डोगर साहब हों, चाहे जुनैद अकबर साहब हों, इलेक्टेड MNAs हैं और हकीकी मानों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करके इंतखाबात के अंदर जीत कर इस पार्लियामान तक पहुँचे हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो बड़ा इंस्ट्रक्टिव है। सुनिए, खासतौर पे मेरा पैगाम है उन लोगों को जो कहते थे कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग गया है। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें। कालो राज इस ऐवान में इमरान खान की तस्वीरों के साथ, नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो तू कहता कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हम वो क्रॉस भी मिटा के आ गए और तेरे हाथ भी तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये गलत में ना आए। अब ये बात सख्त भी है, ये बात एक अलार्मिंग भी सूरत हाल की तरफ इशारा करती है। आमिर डोगर साहब ने ये भी साथ कहा कि मुस्लिम लीग नून को बताया गया है कि आपकी असल सियासी औकात या बिसात है क्या, यानी जितनी सीटें मुस्लिम लीग नून ने ली हैं शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें बताया कि उनकी तादाद तो बहुत कम है। बताने वालों ने बताया यानी इस्टेब्लिशमेंट ने बताया। पाकिस्तान का सियासी माहौल जाएगा किस तरफ जहाँ इतनी ज़्यादा लड़ाई हुकूमत के पहले दिन से ही शुरू होगी। शायद रिपीट टेलीकास्ट है पिछले होने वाले इलेक्शंस का या इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ है। जनाब अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के सीनियर कानूनदान है और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपका। जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, हल्के की सियासत को भी समझते हैं। आपका भी खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। अब एक बात जो अहमद अवैस साहब हमने इन तकारीर से जिनका अंदाज़ा किया है, देखिए इसको हम जितने मर्जी शुगर कोट तरीके से कोई कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके पास भी बहुत है, लड़ाई या इख्तलाफ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी से तो लगता नहीं है, ये तो चले सामने है। लेकिन अगर कहा जाए कि जी जिन्होंने कांटा लगाया था उनको हम बता देना चाहते हैं कि हमने कांटा मिटा दिया है और जिन्होंने कांटा लगाया था हम उनके हाथ तोड़ देंगे, तो ये तो क्लियर मैसेज है पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। क्या आप भी इसे ऐसे ही देखते हैं या आप समझते हैं नहीं ये इमरान खान के सियासी मुखालिफिन की तरफ इशारा किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी बुनियादी बात की है
इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत मनफी रोल प्ले किया है और अपने अपने जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वहाँ से तजावुज़ करके आइन को तोड़ के आइन ने बड़ी वाज़ेह तौर पे हदायत जो है एक हदूद मुतय्यन कर दी हैं हर एक के लिए। जहाँ उसने पार्लियामेंट के लिए हदूद मुतय्यन की, जहाँ उसने एग्जेक्टिव के लिए हदूद मुतय्यन की, जहाँ उसने इसके लिए अदलिया के लिए हदूद मुतय्यन की, वहाँ जहाँ दूसरे अदारे थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना ये एक अदारा है, ये कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जी। तो इन्होंने हदूद मुतय्यन कर ली। आप अब एक हदूद को तजावुज़ करके आप पूरे मुल्क का निज़ाम अपने हाथ में ले लें और चाहें कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको चलाएं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेटअप लेकर आए एक ऐसा जो कि आइन से मावरा हो, जिसमें आइन की अहमियत भी कोई ना हो, जिसमें आइन का नाम इस्तेमाल किया जाए, जिसमें रूल ऑफ लॉ के सिर्फ लिखने की हद तक, कहने की हद तक इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो एक नेकेड डेस्पोटिज्म के ऊपर हो। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है मेरे ख्याल में। ये नाकबल अंदेज़ी है, अंदेशी में ये काम हो गया है और इसको सीधा करने के लिए बहुत बड़े जिगरे की, बहुत बड़े हौसले की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़े से बड़ा हौसला जो है वो कर दिखाना चाहिए। पाकिस्तान को बका और सालमियत इसी में है, वरना ये सिस्टम ना सिर्फ ये कि फेल हो जाएगा, ये बड़े सख्त नुकसानात आएंगे इसके सामने। तो मुझे ये बता दीजिए कि फिर अब पीटीआई की एज अ पार्टी पॉलिसी है क्या? आपने ये सियासत करनी है कि भाई लकीर लगाई तो हम मैंडेट से आए हैं और हम लकीर लगाने वालों के हाथ तोड़ देंगे, या अभी भी आप बात करने के मुतमन्नी हैं? देखिए ये बात नहीं है। इमरान ने जब ये कहा ना, इमरान खान ने, कि हम तो बात करने को तैयार हैं, और वो बिल्कुल सही बात की उसने कि निगोशिएशन का दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, बात हो उसके ऊपर। लेकिन बात जो है वो जब तक हम आइन को छोड़ के बात करेंगे तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, फिर ताकत का असूल चलेगा। ठीक, हम कहते हैं कि हम बात करेंगे लेकिन हम आइन के तहत बात करेंगे। राइट, हमारे नज़दीक ताकत के असूल के ऊपर बात नहीं होगी, क्योंकि वो बात का फ़ायदा कोई नहीं। खुर्रम साहब, एक बात है, माजी के वो लोग जो मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ थे, मतलब 2014 का धरना मुझे याद है, महमूद खान अचकज़ई साहब, उनकी नकलें इमरान खान साहब उतारा करते थे धरने के अंदर खड़े होकर। महमूद खान अचकज़ई साहब उस वक्त भी ये बात करते थे कि जी पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं होना चाहिए, उनका तर्ज तकल्लुम अपना है, आज भी वो यही गुफ्तगू फरमा रहे हैं। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि ये ऐवान एक दिन करारदाद पास करेगा कि इस मुल्क में जो असल मैंडेट है जिसका है उसे दिया जाए और इमरान खान को रिहा भी करवाया जाए। मतलब जो आपके साथ थे एक ज़माने में, आज तो आपको वो भी कंडेम कर रहे हैं खुर्रम साहब। जी, हर सियासी कायद और सियासी पार्टी जो है वो उस वक्त के हकाइक और हालात के मुताबिक अपने फैसले करते हैं, और अचकज़ई साहब ने एक फैसला किया है। इस फैसले में उनका उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हम सब जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, जिस तरह अवैस साहब ने कहा, आइन में लिखा हुआ वादा पूरा हो कि हाकमियत मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में हो, लेकिन अगर उसको कायम करने का रास्ता इमरानी फाशिज्म नहीं हो सकता। आपने कल की तकारीर सुनी, उसमें मुस्तकिल हर दो जुमलों के बाद कहीं ना कहीं तशद्दुद की धमकी दी गई थी, और ये बात इमरान खान भी करते रहे हैं, और आज भी जब भी उनको मौका मिलता है वो करते हैं। उन्होंने जब ये कहा कि जी अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुल्क में ये हो जाएगा और मुल्क में वो हो जाएगा, और वो हुआ। 9 मई में जो रियासत के ऊपर एक हमला हुआ, वो किसी तरह से कोई सियासी एहतजाज नहीं था। तो ये एक ऐसी जमात है जिसको बार बार जो जमहूरियत, कानून, उन सब चीजों की बलि चढ़ा देते हैं इस बात के ऊपर कि जी उन्हें अब इक़्तिदार चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में जो है वो हमेशा ही जो डिक्टेटरशिप है वो राज रहे, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं, और मैं ये बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं मुनीफ साहब आपके प्रोग्राम में, आपके तवस्सुत से, कि जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में असली जमहूरियत आए, वो जो जमहूरियत है, जो अवाम की राय से बनी हुई हुकूमतें हैं, वो रास्ता इमरानी फाशिज्म
से गुजर कर नहीं जाता, वो हमें कहीं और ले जाता है। और ये हमने पाकिस्तान दुनिया की तारीख में देखा है। सबसे बड़ी मिसाल आपको मालूम है नाजी पार्टी की है। वो भी वोटों के जरिए ही आए थे, लेकिन जब एक दफा वोटों के जरिए वो इक्तदार में आ गए तो उन्होंने पूरी जमहूरियत का जो निजाम था उसको ताराज करके उन्होंने डिक्टेटरशिप राइज कर दी। तो यहाँ एक बड़ा मुश्किल रास्ता है हमारे सामने जिसमें से हमने गुजरना है। और जहां तक मैंडेट की बात है, अगर आप वोटों की तादाद देखें तो तहरीक इंसाफ के वोट 8 लाख घटे हैं, बड़े नहीं हैं। और मुस्लिम लीग नून के वोट 5 लाख बड़े हैं 2018 के मुकाबले में। बट इसमें इशू ये है मुझे इजाजत दे दें कि 30% लोगों ने ठीक है उन आजाद उम्मीदवारों को जो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए उनको वोट दिए, लेकिन 70% पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ भी वोट दिए हैं। तो वो जो 70% पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमातें जो इंशाल्लाह अगले 3 से 4 दिन में हुकूमत बना लेंगी, वो भी नुमाइंदा हुकूमत है। बट एक बात है ना फरम साहब, आवाम की जो उमंगे हैं उनकी उनका एक आईना है जो हुकूमतें बनने जा रही है। वाला ये भी तो 30% ही सिर्फ आवाम की उमंगे हैं, बाकी 70% उमंगे नहीं है। बस हजूरे वाला ये भी तो इशू है ना कि हमारे किसी भी जगह रियलिटी तक पहुंचने में बड़ा टाइम लग जाता है। परसेप्शन इनफैक्ट आउटलिव भी करती है शायद रियलिटी को। अब पता नहीं ये बात कोई माने या ना माने, और रियलिटी सामने आ भी जाए लेकिन परसेप्शन क्लाउड कर देती है पूरी रियलिटी को भी, बदकिस्मती से। शायद फैक्ट ये कोई इसी तरह का निज़ाम बना हुआ है। वो परसेप्शन ये है कि मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स का था और उनसे छीन कर दिया गया है मुस्लिम लीग नून को। अब किसी एक रहनुमा का ये कहना कि जी पता लग गया था मुस्लिम लीग नून को, तो बताया गया है बताने वालों ने कि आपको तो महज 18-19 नशिस्तें आपने अपनी जोर से जीती हैं, बाकी तो आपको जितवाई गई हैं। ये बात इसके बायर ज्यादा है, इसके टेकर ज्यादा है कि जिस तरह ये जो जमात है जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है लेकिन कोई और जमात है असल में, जिस तरह ये तशद्दुद और फाशिज्म पर यकीन रखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मुस्तकिल झूठ बोलना है। मसलन हमें ये कहा जी हमारी तो पता नहीं 200-250 नशिस्तें थी जी, लेकिन पटिशनें सिर्फ 35 आई हैं अभी तक अदालत में और कोई सबूत नहीं है कोई, लेकिन प्रोपेगेंडा। तो अगर तो इनसे सीखना है तो एक ही चीज सीखी जा सकती है जो आने वाली हुकूमतें पंजाब में बन गई हैं और वफाक में बनने वाली है, कि लगता तो ये है कि सब कुछ तामीर बंद करके सारी हुकूमतें सिर्फ प्रोपेगेंडा करें और अपना प्रोपेगेंडा उनका भी जवाब दें, अपना भी प्रोपेगेंडा करें और तामीर कोई ना हो। कि अल्लाह ताला अपना करम जारी रखे। ये असेंबली कानून साजी भी करेगी। हमने ये बाजू आजमाए हुए, हमने इनका धरना भी सहा है, लोग भूल गए हैं। 2016 अक्टूबर में ये पूरे मुसल्ला होकर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े थे और हमने अटक पुल पे इनको रोका था। तो लिहाजा इनका जो तशद्दुद है वो हम अक्टूबर 16 में भी देख चुके हैं, हम मई 2022 में भी देख चुके हैं। ये तशद्दुद, ये सारे बाजू हमने आजमाए हुए हैं। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अल्लाह ताला के करम से कि ये हुकूमत कानून साजी भी करेगी, ये हुकूमत अपने मामला दुरुस्त भी करेगी। कानून साजी का नवाज शरीफ ने 2013 से 18 तक धरने के बावजूद, हमलों के बावजूद, लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी से लड़ाई की, कराची को पुरअमन किया, महंगाई खत्म की। तो हमने ये सारे बाजू आजमाए हुए, हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए आगे चलते रहेंगे। अच्छा, ये जो कवानीन की बात है या कानून साजी की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिसंबर 2021 में अगर एक दिन में 33 बिल पास किए, आपने 4 दिन में 54 कर लिए, चले 3 मिनट में किए, लेकिन आपने भी रेस बड़ी लगाई जब आपको लगाने का मौका मिला। चले वो कानून साजी है, उसके ऊपर तो एक वो बहस अलग की जा सकती है कितनी प्रोडक्टिव या कितनी यूजफुल कानून साजी थी। पर अहमद वैसा एक बात फैक्ट है कि अगर इसी तरह का एक रवैया रखा जाए जिसको खुरम साहब कहते हैं ये फाशिस्ट रवैया है, जिसमें आप तशद्दुद की, हाथ तोड़ने की, ये करने की, वो करने की, मुझे अंदाज़ा है कि जज्बा भी बहुत ज़्यादा है। लोग बड़ी कल कुछ ऐसे इमोशनल मनाजर भी 2 दिन में हमने पार्लियामान में देखे। शरियार आफरीदी साहब गए, साथ उनके जब वो बगलगीर हो रहे थे फैसल जावेद साहब से, तो अशबार थे, तकलीफ़ें शायद जारी बात है उन्हें याद भी आ रही थी और जो कुछ हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी तो क्या पाकिस्तान की तारीख ये डिक्टेट करती है कि ये लड़ाई जीती जा सकती है जो कि कोई भी जमात एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़े पाकिस्तान के अंदर? देखिए, सवाल ये है कि लड़ाई, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कह दी है कि एस्टैब्लिशमेंट का क्या काम कि आइन के मामलात में दखल दे और हुकूमत के और पॉलिटिक्स में दखल दे। वो तो एक लिम है, हुकूमत का एक लिम है एस्टैब्लिशमेंट।
लिम का क्या काम है कि वो पूरे जिस्म के ऊपर उसका काम है ना, वो इमरान खान को साहब को इक़्तिदार में लाया सर, वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाए, उन्होंने बिल बनवाए, उन्होंने इत्तेहादियों को बुलवाया। मेरे ख्याल में हमें एक बात सुनिए, हमें इस रास्ते से निकलना, 2 दफा बुलाया सर, गर्दन पकड़ के बुलवाया। एक मिनट मेरी बात सुनिए, देखिए हमें इस रट से भी निकलना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट समहाउ 1954 से फौज में जब ये फलक्रम जो है सिविल से फौज में ट्रांसफर हो गया, पॉलिटिक्स जो है, और ये इस्तेमाल करते आए और बढ़ते गए हत्ता के ये आ गए। आज दस्तगीर साहब जो हैं, बड़े खुर्रम साहब जो हैं, बड़े एतमाद के साथ और जोश से कह रहे हैं कि ये फाशिस्ट पार्टी है। भाई फाशिस्ट पार्टी ये कैसे है? फंडामेंटल राइट जो पिछले आपने 1-1.5 साल में देखा क्या हुआ? कोई फंडामेंटल राइट का यहाँ पे किसी ने ख्याल किया? कोई औरतों के तकद्दुस का ख्याल किया? कोई चादर चार दीवारी का जो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका ख्याल किया गया? सर ये सर आपकी बात ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये जुल्म आउट ऑफ द ब्लू एक दफा नहीं हुआ, ये रिपीटेडली हुआ है। बट खुर्रम साहब, इस अगर आर्गुमेंट को हम इसको होता रहे, बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये मेरे कहने से तो खत्म होगा नहीं। मैं तो ये कह सकता हूं कि मैच्योरिटी आनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर, किसी गैर सियासी अंसर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन है। बट अगर इफ आई मे कंक्लूड दिस एंटायर डिस्कशन सर, मैं जरा खुर्रम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। मैं जी मैं एक सेकंड खुर्रम साहब करें। खुर्रम साहब, हम ये शायद गोल गोल घूम रहे हैं, ख़त्म नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। फ्रैंकली जितनी बहस हमने की है, अकॉर्डिंग टू अहमद उवैस साहब, जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस थे उनकी नौयत फ़र्क थी। इमरान खान के खिलाफ केसेस बॉच्ड अप चार्जेस के ऊपर थे और बनाए गए और सजाएं दिलवाई गई, फिर भी मैंडेट मिला, अब उस मैंडेट को भी चोरी किया गया। नाउ इज द सिचुएशन, हाउ डू यू ओपाइन ऑन दिस? जी मैंने तो वाज़ेह कर दिया कि कितना मैंडेट है, और मैंडेट सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक तो है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, इनके तो वोट घट गए हैं। पिछले 8 लाख वोट घटे, थोड़े भी नहीं, 8 लाख वोट घट गए हैं पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के या आज़ाद उम्मीदवारों के। तो लिहाजा मैंडेट तो कहीं भी नहीं है। और फिर ये भी कहना कि जी गालिबन जो खैबर पख्तूनख्वा में जो रिटर्निंग अफसर थे वो सब कोई इमाम काबा के ट्रेंड थे, और बाकी मुल्क में जो है वो कई ईवल मुल्क से आए थे, इसराइल से आए थे। ये नहीं हो सकता। अगर खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब ठीक है तो फिर पूरे मुल्क का इंतखाब ठीक है, और अगर वो गलत है तो फिर पूरे मुल्क का गलत है। एक तो बात ये। दूसरा ये कि जब हम बात करते हैं कि ये खवातीन, तो शहबाज शरीफ की बेटी के घर किसने छापे डलवाए थे बता दे मुझे। और मरियम नवाज को आधी दर्जन दफा मुख्तलिफ औकात पर गिरफ्तार किया, एक वक्त उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया कोट लखपत जेल में। तो कौन जिम्मेदार है? एक तो तरीका ये था और आज भी है। और शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जब कल मुंतखब होके फिर एक दफा हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन अगर जो हमने तकरीरें कल सुनी हैं, हाथ तोड़ देंगे, हर दफा हर 2 मिनट के बाद तशद्दुद की धमकी देंगे, तहरीक इंसाफ के पास भी एक मौका है कि कल वो ये कहें कि हम सब ने जख्म खाए हैं, ठीक है जी, हम आए इकट्ठे मिलकर बैठें और अवाम का हक हाकमियत बहाल करें। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये फाशिस्ट है। ये कहेंगे जी हम तुम्हें भी तोड़ देंगे, हम उनको भी तोड़ देंगे, हम किसी को नहीं रहने देंगे। तो बात ये है कि यहाँ ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने एक फैसला किया है, 30% ठीक इनको वोट पड़े, 30% में तो कोई ये बात नहीं है, लेकिन 70% इनके खिलाफ भी तो है ना। उस खिलाफ का कोई इजहार नहीं होना, उसका कोई हक नहीं है कि वो हुकूमतें बनाए, वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और ये बजाय ये कि वो ये कहें कि जनाब हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लेजिस्लेशन में बेहतर तजावीज देंगे, वो ये कहते हैं। वो अभी तो लड़ाई इस बात की है कि इमरान खान साहब को बाहर निकला, और जो मैंडेट अभी जैसे अहमद उवैस साहब ने कहा कि जी देखिए उनका अंदर जाना, ये हम सब बहस करते रहेंगे कि जी किसके केस ठीक थे, किसके गलत थे। कल तहरीक इंसाफ के पास मौका है कि अगर ये वाकई अवाम का हक हाकमियत चाहते हैं, ठीक है जी, तो कल एक दावत दें हुकूमत को और हुकूमती जमातों को कि आए मिलकर बैठें। लेकिन ये नहीं होगा
ये अपने फाशिज्म तो की आग में धांधली के खिलाफ आइन और पाकिस्तान की ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। अभी तो वो धांधली के खिलाफ असूल के ऊपर फैसला करेंगे, आपकी सोच के मुताबिक तो फैसला नहीं करेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे अंदाजा है क्योंकि ये हमेशा जब भी इनके पास चॉइस आई है, इन्होंने फाशिज्म का इंतखाब किया है, इन्होंने रवादारी का और आइन का इंतखाब नहीं किया। ये 10 साल से धरने से ये मामला चल रहा है और आज यहाँ मौजूद है। ठीक है, वो अहमद साहब कह रहे हैं कि जितना इस दफा स्टोलन मैंडेट दिया है वो किसी का नहीं है, बट मैंडेट वही है जो पाकिस्तान की आवाम ने 30% दे दिया आपको। अब उस 30% तो 30% कहते हैं। But ठीक है सर, I have to conclude it here. I have to conclude it here, sir. We have to conclude this debate right here. मैं जनाब आपका और खुर्रम दस्तगीर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ग्रैंड अलायंस की बात कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इंतखाब काउंसिल के लिए। हम धांधली के खिलाफ ये ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। जोश गुस्सा अपने उरूज पर है। पाकिस्तान के सियासी मामलात क्या होंगे, जरा खबर ले ली जाए मुल्क के नामवर तजिया निगारों से। एक ब्रेक के बाद बात आती है। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते नहीं, मैं आमिर इलियास राना साहब और जनाब आमिर ज़ैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे आगाज़ करूं, जिस तरह की तकारीर की गई हैं, अब एक तरफ वो तकारीर हैं जिनके अंदर बहुत जोश भी है, जज्बा भी है, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई है पार्लियामान के अंदर। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे मंसूब करके कुछ बयानात या कुछ बातें ट्विटर के ऊपर फैलाई जा रही हैं, वो दुरुस्त हैं या नहीं है, लेकिन उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। तो एक ऐसी एनवायरनमेंट में जहां पॉलिटिकल पोलराइजेशन अरूज पर है, क्या एक हॉस्टाइल रवैया होगा एक सूबे का वफाक के साथ या इदारों के साथ, या मामलात आपको बेहतर तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हम इदारों के साथ लड़ने की तरफ जाएंगे और ये समझेंगे कि अवामी वोट के साथ हम आपस में टकरा जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इससे सिर्फ गलतफहमियां जन्म लेंगी और ज़्यादती की तरफ बात चली जाएगी कि अगर अदालती सिस्टम में उन्हें रिलीफ मिला है, जो कि पाकिस्तान की अदालतें हैं, उन्होंने दिया है, 9 मई वालों को भी रिलीफ दिया है, तो किसी ने ये तो नहीं कहा। हाँ, लोग ये कहते हैं कि जी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप प्रेस रिलीजें जारी करते हैं, ठीक है, चाहे वो फॉर्मेशन कमांडर हो या कोर कमांडर हो, और आप कहते हैं हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके साबित कीजिए या इस बात को ख़त्म कर दीजिए कि जी ये केस है या नहीं है। ये कितना अरसा हो गया कि दूसरा 9 मई, एक 9 मई गुजरा और दूसरा 9 मई की डेट 1 साल होने वाला है, वो आ रही है। तो अब इन सबको, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ फौजी अदालतों का केस है, लेकिन वो तो 102 लोगों का है, तो जो बाकी इंसदाद दहशतगर्दी के केसेज हैं उनमें सबकी तकरीबन जमानतें हो चुकी हैं। खान साहब को मरकजी मुलजिम करार दे दिया गया है। तो इन चीज़ों को क्लियर भी होना चाहिए, और एक पार्लियामेंट ही है जो अयाज सादिक ने जैसे कल बात भी की कि मुकालमा होना चाहिए, यहाँ पे लोग जज्बात का इजहार भी करें और उसके अंदर रहते हुए मेरा ख्याल है रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन जज्बात का इजहार, वो सोबिया खातून जो MP है PMLN की, जो अभी मैंने एक वीडियो देखी, शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है और उस पर उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की है, और अमीर मकाम ने वहाँ पे पर्चा दर्ज कराने की एप्लीकेशन भी दी है। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए। आपको मुकालमा करना है, जज्बात का इजहार करना है, लेकिन किसी औरत के साथ उसके ऊपर इतनी तज़हीक और उसको एक ऐसी गुफ्तगू करना जो कोई भी शख्स कहीं पर भी नहीं कर सकता, इसके ऊपर PTI की या सुन्नी ताद कौंसिल की क़यादत को सोचना होगा कि वो क्या करने आए हैं, क्या आवाम का मैंडेट इस किस्म की गुफ्तगू है। तो मेरा ख्याल है नहीं, सॉरी, इनको ये काम नहीं करना। आमिर ज़ैद साहब, ये इस माहौल में देखिए, तहरीक इंसाफ के मेंबरान का जो इमोशन है वो उनके मुताबिक, क्या वो लगता भी है, वो कहते नहीं अब बड़ी मुश्किल काट के कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करके हमारे घर वालों ने अजियत देखी, हमने बड़ा हम रूपोश रहे, और उसके बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम इलेक्ट होके आए हैं। तो अगर इलेक्ट होकर आए हैं तो फिर वो अपने गुस्से का इजहार भी करेंगे। उनके गुस्से का इजहार वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इससे जो पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पावर पॉलिटिक्स के अंदर, आपको वो वापस आती हुई लगती है, या आपको लगता है कि ये भी एक लंबी लड़ाई है जो कि अभी उन्होंने लड़नी है? देखिए, यहाँ पे जो असल सवाल है वो ये नहीं कि उनकी पोजीशन जो है वो बहाल होती नहीं होती। सोचना ये चाहिए सियासी क़यादत को कि इस किस्म का जो तसादुम है उसके असरात मुल्क के ऊपर क्या पड़ेंगे। एक लफ्ज़ जो मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि जिस चीज़ को, जिस तासुर को हमारी सियासत से खुरच के निकाल देना चाहिए, वो ये है कि कोई सियासी जमात जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है या फ़ौज जो है किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल ठीक। जब तक हम इस चीज़ को ज़ायल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए फ़ौज जो है वो कौमी फ़ौज है, वो सबकी फ़ौज है, हर सियासी जमात की, हर सूबे की, हर शख्स की।
तो ये अगर एक मनफी तासुर कहीं से दिया जा रहा है, ये परसेप्शन है कि जी फौज खाकमदन विक्टिमाइज किसी को करेगी या फौज के खिलाफ कोई सियासी जमात है, तो ये अच्छा नहीं है हमारे मुल्क के लिए। माजी में भी ये हुआ है और हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर वो हो रहा है। और ये आमिर इलियास राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जैसे अचकज़ई साहब हैं, उनका एक हिस्ट्री है, वही नहीं और भी हमारे बहुत सारे कौम परस्त है कि उनका एक रवैया है, हमारे कुछ लिबरल एलिमेंट का रवैया होता है कि मुसलसल एक जैसी बात करते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम की पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें पीटीआई, जिसको मैं समझता हूँ, पीटीआई को हमेशा मैं कहता हूँ कि वो अपने खमीर में एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात नहीं है, वो उनकी शिकवे शिकायत बिल्कुल दूसरी नौइयत के हैं। तो वहाँ पर उनको भी सोचना चाहिए कि कैसे, जो जैसे आपका फिर सवाल आ जाता है कि जी पावर पॉलिटिक्स में जिसको पाकिस्तान की सियासत का मैट्रिक समझ में आता है, उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब तक सिविल और फौजी क़यादत मिलकर साथ नहीं चलेगी, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बेशक यहाँ पर किसी को बालादस्त या जेरदस्त होने की ये सियासत बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ बहुत ही वो जो आइडियलिज्म की लोग बात करते हैं कि जिस फलां की सुपरमेसी होनी चाहिए और फलां होना चाहिए, भाई कमज़ोर ताकतवर को लीड नहीं कर सकता, ये हमें पता है। तो होना ये चाहिए कि मिल के चलें और अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं वो किसी की ताकत से दूर करें, और जो ताकतवर हल्के हैं वो ज़ाहिर है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनसे मतलब है कि रजू करके अवामी मसाइल, ये प्रो पीपल पॉलिटिक्स को, अवाम दोस्त सियासत को आगे बढ़ाएं। ये मैं आइडियलिज्म की बात करूं कि होना चाहिए हमारे यहाँ। जी मुनीब, आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, क्योंकि मैं मौलाना साहब से दोनों जमात, मतलब अगर मियाँ नवाज शरीफ ले गए, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब असद कैसर साहब अपने वफ्द के साथ तशरीफ़ ले गए, लेकिन मौलाना साहब की सियासत या मौलाना साहब को कायल कौन एवेंचुअली कर पाएगा? अचकज़ई साहब भी सदारत के लिए अपना वोट उनसे मांगने चले गए कि हमारे हक में वोट दीजिएगा। तो ये मामला जाए कि किस तरफ? मौलाना साहब बी ऑल एंड एंड ऑल, मतलब वो क्या उनके गिर्द सारे तवाफ़ कर रहे हैं, सियासी तवाफ़, उसकी वजह क्या है? ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करते हैं। तो फिर खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब, अगर मैं आपसे ही दोबारा शुरू कर लूँ, अगर जो मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत है वो बड़ी दिलचस्प है कि पीटीआई भी उनके पास जा रही है, नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ ले गए, नंबर्स में कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है JUIF का, लेकिन मौलाना साहब को हर कोई अपने साथ में लाना चाहता है। इसका कैसे तज्जिया करेंगे आप? पहले तो मैं ये कहूँगा जो पाकिस्तान का बड़ा सियासी मंजरनामा है उसमें मौलाना और उनकी सियासत की जो हैसियत है वो एक फुटनोट ऑफ हिस्ट्री वाली है। कोई, जैसे कि आपने फरमाया कि ज़ाहिर है कि उनकी पार्लियामेंट में कोई प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, मदरसे के बच्चे वो निकाल सकते हैं चंद हज़ार मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मौलाना किसी के साथ चले जाएँ या किसी की मुखालफत में चले जाएँ, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलामती हैसियत है उसकी। अलामती हैसियत भी इसलिए है कि हमारा मीडिया उभारता है, मैं समझता हूँ नॉन इशू है ये, और उसी तरह जो है हमारे सियासतदान भी उन समझते हैं कि जी मौलाना आ जाएंगे तो अगर हमारी तरह से कुछ ज़्यादा मूझ पे ताव दे सकेंगे। ये मैं नून लीग की हुकूमत की बात करूँ कि हुकूमत ये समझती है। पीटीआई ज़ाहिर है कि इस वक्त बिल्कुल कॉर्नर्ड है, और कॉर्नर्ड में उनको किसी भी तनके का सहारा है, अगर वो कहीं पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो करेंगे अपने आप को। लेकिन अगर आप ब्रॉडर गेम में देखें तो मौलाना की कोई हकीकी हैसियत नहीं है कि वो मेक को ब्रेक करा सकें किसी को। वो एक अखलाकी तौर पे किसी के साथ जाके खड़े हो जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा कि तस्वीर में वो भी हैं, जहाँ पे 8-9 जमातें, तो उनकी जमात भी शामिल हो जाती है अगर वो हुकूमत में आते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको मनाने के लिए जो ये मखलूत हुकूमत है क्या कीमत अदा करेगी, क्या देना पसंद करेंगे उनको, और किस चीज़ को लेकर जो है मौलाना साहब जो है राज़ी हो जाएंगे, उनके चेहरे पे दोबारा मुस्कुराहट आ जाएगी, उनका गुस्सा जो है कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। इसी तरह पीटीआई के लिए भी है कि पीटीआई क्या उनको ऑफर कर सकती है। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि जो इस वक्त बड़ा ब्रॉडर गेम हो रहा है, मौलाना मेरे ख्याल में बहुत हद तक मार्जिनलाइज हो गए हैं, और वो किस तरह से अपने आप को दोबारा रीसेट करेंगे उसके लिए तो ज़ाहिर है इलेक्शन में अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी होगी कभी इंतखाबात में तो एसेट कर सकेंगे। अब तो सूरत हाल ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी 17 सीटों के बावजूद जो है उनको वो मुश्किल में है। वो एक ज़माने में जो 6 सीटों पे मेक को ब्रेक कर रहे थे, अब वो 17 सीटों पे नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। जब मतलब अपनी शराइत मनवाने में मुश्किल हो रही है तो मौलाना फिर बेचारे क्या करेंगे? जी ये जिस तरह का इत्तेहाद तहरीक इंसाफ आमिर इलियास राना साहब बनाना चाह रहे हैं, ग्रैंड अलायंस धांधली के खिलाफ, मौलाना साहब उसमें हम आवाज़ होंगे या मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजिट कोई फ़र्क डाल सका है पोजीशन में? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब के पास चूंकि सारे लोग जा रहे हैं, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के विजिट से फ़र्क तो पड़ना है और जरदारी साहब भी पहुंच सकते हैं, लेकिन असल इशू ये है कि जब सब उनकी तरफ जा रहे हैं तो फिर उनको सब की तरफ रुख करना चाहिए, पोजीशन गैर जानिबदार लेके एक डायलॉग का आगाज़ कराना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना मौलाना फजल रहमान को
इमरान खान साहब ने बनाया, हर तरह की गुफ्तगू की, तज़हीक की, फिर महमूद खान अचकज़ई की तज़हीक की और उन्हें सदारती उम्मीदवार बना दिया। तो ये सारे लोग मिल के एक ऐसी नई गुफ्तगू क्यों नहीं शुरू करते? मैं महमूद खान अचकज़ई के उस मुतालबे की तो बिल्कुल हमायत नहीं करता कि जो कल उन्होंने कही कि जी इमरान खान को ले आओ। भाई वो आना है, उन्होंने जमानत पे आना है, उनको आना चाहिए। जमानतें सबकी हुई, नवाज शरीफ की भी हुई, मरियम नवाज की भी हुई, आसिफ जरदारी की भी हुई, सबकी हुई हैं, उनकी भी होनी है। लेकिन आप पार्लियामेंट पे खड़े होके अदालत को ये कह रहे हैं कि जी बस हम बुला लें, नहीं। हाँ, आप उनकी पार्टी मौजूद है पार्लियामेंट में, जिस सतह पे डायलॉग करना चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो वक्त इसी पार्लियामेंट से निकल सकता है, बजाय इसके कि रोज़ वो हंगामा कराएं। वैसे तो वो हमें हर जुमे की सज़ा उन्होंने कश्मीर पे भी दी थी कि आधा घंटा बाद धूप में खड़े होना है आप लोगों ने, क्योंकि कश्मीर का किला वो फतह करके वर्ल्ड कप की सूरत में अमेरिका से ले आए थे इमरान खान साहब ट्रंप से जी। अब वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि हर हफ्ते बाहर निकलो। उनका गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, वो अलग बात है, लेकिन जब वो बातचीत के लिए अपने लोगों को इजाज़त दे रहे हैं और कोई नया यू टर्न, बड़ा यू टर्न लेने से पहले मेरा ख्याल है उन सबको एंगेज करना चाहिए। जज्बात पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, आने चाहिए। मैं हमेशा से इस बात के लिए कहता हूँ कि हमने बहुत असम्बलियाँ देखी हैं और यही वो जगह है जहाँ पर हर तरह की बात होनी चाहिए और फिर उसके बाद डायलॉग का रास्ता होना चाहिए। जिन लोगों को मौलाना फजलुर रहमान के पास तमाम लोग इमरान खान साहब भिजवा रहे हैं और बाकी पार्टियां वोट मांगने जा रही हैं, तो फिर ठीक है, आपको ज़रूरत है, चाहे उनके कौमी असम्बली में 3 वोट हों, उनके बलोचिस्तान असम्बली में वोट हों और ज़्यादा वोट हों। जाहिर है कि वहाँ तो एक एक वोट सदारती इलेक्शन में पूरा काउंट होगा, बाकी तो मुतनासिब नुमाइंदगी पे चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है हमें एक अच्छी शुरुआत इस रास्ते से निकालने की सूरत होनी चाहिए, बजाय अपीलें करने के और हमदर्दी का इजहार करने के लिए अच्छा ये बुरा नहीं। जिसको अब आप सब ठीक समझ रहे हैं, जिसको नवाज शरीफ ठीक समझ रहे हैं, जिसको पीपल्स पार्टी ठीक समझ रही है, पीटीआई समझ रही है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को ही मदारुल महाम बना के और गुफ्तगू का सिलसिला निकालना चाहिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी से जमहूरी और पाएगा ही नहीं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब राना साहब, रियाज साहब, आपका प्रोग्राम में वक्त हमारे पास इतना ही था जी। ये प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।